भारतीय इतिहास का वो दिन जिसे इतिहासकारों के द्वारा भारतीय इतिहास का काला दिन के नाम की संज्ञा दी गई है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन एवं प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के समय में वर्ष 1975 में भारतवर्ष में लगाई गई इमरजेंसी के संबंध में। 25 जून वर्ष 1975 की वह सुबह जो भारत के इतिहास में एक काला अध्याय बनकर अपना स्थान सुनिश्चित कर चुकी है। वर्ष 1971 में गरीबी हटाओ के नारे के साथ बहुमत में आई कांग्रेस सरकार ने ऐसे काले कानून को लागू कर भारत में लोकतंत्र को मिटाने का एक प्रयास भी किया। आज ही के दिन भारतवर्ष में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी एवं राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन के द्वारा बिना मंत्रिमंडल के निर्णय के ही देश भर में अपने निज सत्ता स्वार्थ में आपातकाल की घोषणा कर दी, जिसके उपरांत पूरे भारतवर्ष में आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए सत्ता का दुरुपयोग करते हुए जयप्रकाश नारायण सहित दूसरे विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। बड़े बड़े नेताओं की गिरफ्तारी की सूचना उनके परिवार को भी नहीं दी गई और न ही किसी को यह बताया गया कि उन्हें किस जेल में रखा गया है। इस संबंध में आज बात करने के लिए हमारे साथ हैं वयोवृद्ध सेनानी श्री राजनाथ शर्मा जी, जिनसे बात करने पर उनके द्वारा बताया गया कि श्रीमती गांधी ने राष्ट्रीयकरण करके एक नया आकर्षण पैदा किया था कि शायद राष्ट्रीयकरण से चीजें सुधरें और 71 में के लोकसभा के चुनाव में उनको 2/3 मेजॉरिटी मिली। वो बहुत विशाल बहुमत था, लेकिन उसी के बाद स्थितियां बदल गईं। उस चुनाव को लेके राजनारायण जी रायबरेली में उम्मीदवार थे और वो एक याचिका में चले गए कि इस चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया है और इलाहाबाद हाई कोर्ट में श्रीमती गांधी तलब भी हुई। ऐसा नहीं कि वो नहीं गई, वो अदालत में गई। जो 6 पॉइंट थे उसमें 3 पॉइंट हाई कोर्ट 3 बिंदुओं पर हाई कोर्ट ने दोषी पाया श्रीमती गांधी को। श्रीमती गांधी को जो गोपनीय सरकार के अधिकारियों द्वारा, इंटेलिजेंस द्वारा, विजिलेंस द्वारा और जो गुप्तचर एजेंसियां थी वो बता रही थी कि जगजीवन राम प्रयास कर रहे हैं भारत के प्रधानमंत्री बनने का और एक बड़ा वर्ग उनके पक्ष में है। श्रीमती गांधी इस सूचना से थोड़ा भयातुर हुई और उन्होंने जगजीवन राम से ही आपातकाल का बिल पेश कराया और जगजीवन राम ने आपातकाल का बिल लोकसभा में पेश किया और आपातकाल की घोषणा हो गई। पंडित राजनाथ शर्मा भी उन सत्याग्रहियों में से एक थे जिनकी गिरफ्तारी की गई थी। तत्समय जेलों का हाल पूछने पर श्री शर्मा के द्वारा बताया गया कि जेलों में तो थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन वो सुधार इस तरह का नहीं हुआ कि जो मुलाकात का अधिकार था, जो विधि का अधिकार प्राप्त थे कैदियों को, उनका पालन भी कराया जाता। इसी के साथ ही वर्तमान समय में विपक्ष के रूप में मौजूद कांग्रेस द्वारा सत्तासीन दल भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जा रहे आरोप के संबंध में जब श्री शर्मा जी से बात की गई तो उनका जवाब काफी संतुलित रहा। उन्होंने कहा कि देखिए साहब, ऐसा है कि कांग्रेस इस देश का सबसे बड़ा विरोधी दल है। आपातकाल की तो उसने घोषणा की, लेकिन आजादी की लड़ाई में भी उस दल के लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। आज जो विपक्ष हैं वो ज्यादातर भय से ग्रसित है, क्योंकि छोटे विपक्षी दलों के नेताओं ने अकूत संपत्ति इकट्ठा की है और उस संपत्ति के रहते वर्तमान सरकार से जांचों के भय से वो बोल नहीं रहे। कांग्रेस के लोगों ने भी अकूत संपत्ति इकट्ठा की है, लेकिन इनकी संपत्ति का कोई हिसाब नहीं। जैसे डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि 1952 से राजनीति करने वाले और सरकारी अधिकारियों की संपत्ति की जांच के लिए कमीशन बनाया जाए, जो 52 से जांच करे कि किसकी संपत्ति बढ़ी है। तो ऐसा कोई आयोग तो बना नहीं। तो जवाहरलाल जी की जो संपत्ति थी वो लीगलाइज होती चली गई, कांग्रेस के बड़े नेताओं की जो संपत्ति थी वो लीगलाइज होती चली गई। इनकी जो संपत्ति है वो लीगलाइज इसलिए नहीं हुई कि 10-20 साल का मामला है, इसमें आते रहे जाते रहे। आपातकाल के दौरान देश में तानाशाही लागू हो गई थी।
मीडिया में सेंसरशिप ठोक दिया गया था। लगभग सभी विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया था और देश की अदालतें भी खामोश कर दी गईं। कुल मिलाकर कांग्रेस की तत्कालीन सरकार ने संविधान और नागरिक स्वतंत्रता को आपातकाल लगाकर बंधक बना लिया था। यही वजह है कि आज भी संविधान के मूल्यों पर जब कांग्रेस पार्टी कुछ कहती है तो तुरंत लोग कांग्रेस के नेताओं को ही कटघरे में खड़ा करके इमरजेंसी के सवाल पूछने लगते हैं। द इंडियन ओपिनियन के लिए नितेश मिश्रा और प्रदीप पांडे की रिपोर्ट।